Hello everyone, welcome back to our new video in our YouTube channel Super 40 Govind Sir. Today we are here to solve some questions जो भी बच्चों हम लोगों ने पिछले क्लासेस में पढ़े थे उससे रिलेटेड क्वेश्चंस की हम आज प्रैक्टिस करेंगे। तो आई होप आप सभी लोग उतनी ही एनर्जी के साथ मिलेंगे जितनी एनर्जी के साथ हम लोगों से पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था। आइए हम अपने टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 1 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ ओनली वन एंड पॉइंट? इन सभी में से किस में सिर्फ एक एंड पॉइंट होता है? हमसे क्वेश्चन में ये पूछा है। हमारे ऑप्शंस क्या क्या हैं? लाइन सेगमेंट, रे, लाइन और प्लेन। ठीक है, तो लाइन सेगमेंट जैसा कि हम जानते हैं बच्चों, लाइन सेगमेंट क्या होता है? ए और बी दो पॉइंट होते हैं और उन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो सीधी स्ट्रेट पाथ होती है वो हमारी क्या कहलाती है? लाइन सेगमेंट। ठीक है, तो इसमें क्या है बेटा? दो एंड पॉइंट है ए और बी। रे क्या होता है? जैसा कि हम आप लोगों को बताया कि रे एक पॉइंट से कोई भी निकलने वाली जो एक रे होती, एक पॉइंट से मतलब एक एंड पॉइंट होगा जिसको हम बोलते हैं इमर्जेंट पॉइंट, और दूसरा क्या होता है? एंडलेसली दूसरे साइड हम बढ़ा सकते हैं। तो इसका सिर्फ एक ही एंड पॉइंट होता है और हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा इसी के साथ? रे, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 2. Question number 2 says a flat surface which extend infinitely in all the direction is called. एक फ्लैट सरफेस है जो चारों तरफ हर डायरेक्शन में बढ़ा हुआ है, उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? उसको हम कहते हैं प्लेन। प्लेन का मतलब क्या होता है? एक फ्लैट सरफेस जो हर साइड इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स तक क्या हो? इंक्रीज होता जाए, बढ़ता जाए, उसको हम बोलते हैं प्लेन। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन इज हाउ मेनी लाइन्स कैन बी ड्रॉन थ्रू टू गिवन पॉइंट्स? अभी भी हम लोगों ने आपको कल प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने बताया था कि दो पॉइंट अगर हमारे पास गिवन है, हमारे पास अगर दो पॉइंट गिवन है, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, और इन दो पॉइंट्स को जो जोड़ने वाली स्ट्रेट पाथ होती है उसको हम क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट। हालांकि यहाँ से अब ये बताया रहा है कि दो पॉइंट्स को जोड़ने वाले कितनी लाइन पॉसिबल है जो हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखो, लाइन एक ये लाइन खींच दिए, अगर यहाँ से हम कोई और दूसरी लाइन ड्रॉ करेंगे या तीसरी लाइन अगर हम ड्रॉ करेंगे तो वो क्या हो जाएगा बच्चों? वो हमारा लाइन ना हो करके कर्व हो जाएगा। तो ओनली वन पॉइंट्स कैन बी ड्रॉन थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। अगर दो पॉइंट दिया हुआ है तो उन दोनों के बीच में हम सिर्फ और सिर्फ एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर? सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट इन सभी में से सही नहीं है उसको हमें बताना है। ठीक, तो पहला स्टेटमेंट देखते हैं क्या है। अ लाइन डज नॉट हैव अ डेफिनिट लेंथ। एक लाइन की जो है डेफिनिट लेंथ नहीं होती है। लाइन की डेफिनिट लेंथ नहीं होने का मतलब, लाइन क्या होता है बच्चों? हमने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था, एक लाइन दोनों साइड एंडलेसली एक्सटेंड हो सकती है। अगर इनफाइनाइटली एक्सटेंड कर सकते हैं हम किसी चीज़ को तो उसका फिक्स तो लेंथ कुछ है नहीं। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या है? करेक्ट है। हमें फाइंड क्या करना है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। ठीक है, हमें फाइंड करना था इनकरेक्ट स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, इसलिए ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा, आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट, अ लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट। ये देखो, लाइन है और इसके कोई भी एंड पॉइंट नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं बच्चों? क्योंकि इसको हम दोनों साइड एंडलेसली इनफाइनाइटली बढ़ा सकते हैं। तो जिस भी चीज़ को हम इनफाइनाइटली बढ़ा सकते हैं उसका कोई एंड पॉइंट तो होगा नहीं। इनफाइनाइट का मतलब ही हो गया विदाउट एनी लिमिट। ओके, तो बी ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा। सी पे चलेंगे। अ लाइन कैन नॉट बी ड्रॉन ऑन अ पेपर बट इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई अ डायग्राम। एक लाइन को हम पेपर पे नहीं बना सकते हैं। क्यों नहीं बना सकते बच्चों? देखो, ये लाइन है, ठीक, ये हम लाइन नहीं बनाए, ये हम क्या बनाए? लाइन का डायग्राम बनाए हैं। लाइन का डायग्राम बनाए हैं मतलब पेपर पे अगर हम लाइन खींचेंगे तो लाइन का मतलब ही होता है कि ये एंडलेसली दोनों साइड बढ़ता जा रहा है। अब पेपर तो हमारा लिमिटेड होगा। अगर एक कॉपी लेंगे तो वो छोटी सी कॉपी होगी, कुछ दूर जाने के बाद वो कॉपी ख़त्म हो जाएगी, है ना। तो इनफाइनाइट लेंथ की कोई कॉपी बनाना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए लाइन को हम पेपर पे नहीं बना सकते हैं, बल्कि हम क्या बनाते हैं, उसका एक डायग्राम बनाते हैं। लाइन का क्या बनाते हैं, एक
डायग्राम बनाते। तो ऑप्शन सी भी करेक्ट है, हमको ढूंढना इनकरेक्ट था। तो जब तीनों ऑप्शन सही हैं तो जाहिर सी बात है चौथा वाला ऑप्शन हमारा गलत होगा। लेकिन पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं क्या। अ लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड ओनली इन वन डायरेक्शन। यहाँ पे देखो दोनों तरफ एरो बना हुआ है, मतलब इसको हम दोनों तरफ एंडलेसली खींच सकते हैं। और इसमें क्या बोल रहा है कि सिर्फ एक तरफ खींच सकते हैं। इस वजह से ये क्या होगा, ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा और ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 5। द रेज फॉर्मिंग एंगल PQRR। अब देखो ध्यान से, हमने आपको क्या बताया था, एंगल क्या होता है बच्चों, जब किसी एक गिवन पॉइंट से दो रेज निकलती है। किसी एक ही गिवन पॉइंट से दो रेज निकलेंगी, दोनों रेज जो है हमारी वो सेम, जिनका इमर्जेंट पॉइंट क्या होगा, सेम। अब देखो क्या बोल रहा है, कौन सा एंगल की बात कर रहा है, एंगल PQR। एंगल PQR मतलब जो बीच में होता है वो हमारा इमर्जेंट हो गया, PQ। अब PQR देखो बच्चों कौन कौन से रे से मिलके बना है, QR होगा, PQR। देखो ऑप्शन देखते हैं हम। हमेशा जब भी कोई रे का नाम लिखते हैं हम ना, जब भी कभी रे का नाम लिखा जाता है तो वो कहाँ से लिखा जाता है, वो इमर्जेंट रे से लिखा जाता है, पॉइंट ऑफ इमर्जेंस से लिखा जाता है। तो पहला रे क्या हो जाएगा, QP, और दूसरा रे क्या हो जाएगा हमारा, QR। कहीं ऑप्शन में दिख रहा है QP एंड QR, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर्स हैज द मैक्सिमम पेयर ऑफ पैरेलल लाइन्स। कौन से लेटर में सबसे ज्यादा पैरेलल लाइन है, ठीक, या दूसरे शब्दों में कहें सबसे ज्यादा पेयर ऑफ पैरेलल लाइन। पेयर मतलब दो का जोड़ा, तो सबसे ज्यादा किसमें पेयर ऑफ पैरेलल लाइन है, हम वो देखते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है, एन में जब हम एन बनाते हैं बच्चों, तो एन कैसे बनाते हैं, एक सीधी लाइन दूसरी सीधी लाइन, ये दोनों लाइन पैरेलल हो गई, और इसके बाद क्या करेंगे, इसको हम डायगोनली ज्वाइन कर देंगे तो एन बन जाएगा। तो इसमें कितने पेयर हैं, 1। नेक्स्ट ई देख लो, जब हम ई बनाते हैं देखो एक ऐसे लाइन बनाते हैं और उसके बाद 1 2 3, कितने इसमें बने, डायरेक्टली लिख लेते हैं। इसमें कितने पैरेलल लाइंस हैं, 2 पैरेलल लाइंस हैं। इसमें 3 पैरेलल लाइंस हैं, 1 2 3। डब्लू में देख लेते हैं हम, जब हम डब्लू बनाते हैं तो देखो बच्चों ये अब देखो ये वाली जो लाइन है और ये वाली जो लाइन है वो एक दूसरे से पैरेलल है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन एक दूसरे से पैरेलल है। तो देखो कितने टोटल पैरेलल लाइन हो गए, 1 2 3 4। कितने पैरेलल लाइन हो जाएंगे इसमें 4 हो जाएंगे। और एम की बारी जब आएगी, एम में देखो 1 और 2, सिर्फ 2 पैरेलल लाइन है। तो जाहिर सी बात है जिसमें सबसे ज़्यादा पैरेलल लाइन होगा उसमें सबसे ज़्यादा पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस भी होंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा डब्लू, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, हाउ मेनी पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस आर देयर इन द फॉलोइंग फिगर। कितने पेयर ऑफ पैरेलल लाइन है, ये जो फिगर बना हुआ है इसमें टोटल कितने पैरेलल लाइन है ये पहले डिसाइड कर लेते हैं। उसके बाद नंबर ऑफ पेयर्स भी हम उसको डिवाइड कर देंगे 2 से, तो मालूम चल जाएगा कितने पेयर हैं, ठीक है। तो देखते हैं पैरेलल लाइन कौन कौन सी है। सबसे पहले तो पैरेलल लाइन क्या होती है हम ये जानेंगे। पैरेलल लाइन जिसके बीच में डिस्टेंस हर जगह पे इक्वल हो, ठीक। देखो ये वाली लाइन जो है ये वाली लाइन इसके पैरेलल, ओके। BC AD के पैरेलल, BC is parallel to AD and AC is parallel to DE। तो टोटल इसमें कितने पैरेलल पेयर्स मिले हमको, 3। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। Okay, now let's move to the next question, which is question number 8. Which of the following can be drawn on a piece of paper? किसी पेपर पे हम किस चीज़ को ड्रॉ कर सकते हैं। अभी कुछ देर पहले 2 या 3 क्वेश्चन पहले एक क्वेश्चन आया था जिसमें था कि लाइन को हम पेपर पे नहीं बना सकते हैं,
ठीक, इसमें क्या पूछ रहा है, किस चीज़ को हम पेपर पे बना सकते हैं। तो देखो लाइन को हम पेपर पे नहीं बना सकते हैं, ये ऑप्शन कैंसिल। रे भी देखो एक साइड इनफाइनाइटली बढ़ते जाएगा तो एक साइड से तो वो पेपर कम पड़ जाएगा, इस वजह से इसको भी हम पेपर पे नहीं बना पाएंगे। प्लेन जो होता है उसको हम बना ही नहीं सकते, पेपर खुद एक प्लेन होता है। बचा क्या, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट के दो एंड पॉइंट होते हैं ना बच्चों, दोनों साइड लाइन सेगमेंट की फिक्स्ड लेंथ होती है। तो अगर हमारा कॉपी 10 सेंटीमीटर का है तो उस पर हम लेस देन 10 सेंटीमीटर की लाइन तो खींच ही सकते हैं। तो 10 सेंटीमीटर यानी कि लाइन सेगमेंट, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 9। हाउ मेनी लाइन्स कैन बी ड्रॉन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट। किसी एक गिवन पॉइंट से कितनी लाइन बनाई जा सकती है, हम पिछले क्लास में बताए थे। कितनी लाइन बनाई जा सकती है, याद करो कि एक गिवन पॉइंट है, यहाँ पे मान लो एक पॉइंट है और यहाँ से पास होने वाली हम कितनी लाइन्स बना सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स बना सकते हैं। इनफाइनाइट ऑप्शन में कहीं दिख रहा है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। How many rays can be drawn with a given point as the initial point? किसी एक इनिशियल पॉइंट से हम कितने रेज बना सकते हैं। सपोज करो ये हमारा एक इनिशियल पॉइंट है, अब यहाँ से रे बनाना है तो देखो एक रे इधर बना दो, एक इधर बना दो, एक इन दोनों के बीच में बना दो, एक इधर बना दो, एक इधर बना दो, एक इधर बना दो। कितने बना सकते हैं बच्चों, जितना हमारा मन करे हम उतना बना सकते हैं, यानी इनफाइनाइटली मैंने। तो इसका भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका भी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलने से पहले कुछ चीज़ें हैं। अभी जो हमारा पहला वीडियो गया था ये उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। सेकेंड पार्ट में हम क्या करेंगे, जो इसका सेकंड पार्ट अभी बचा हुआ है यानी कि पेयर्स ऑफ एंगल्स वगैरह उसमें बताए जाएंगे, उससे रिलेटेड के क्वेश्चंस उसके वीडियो के बाद आपको मिल जाएगा। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 11 पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 सेज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। फिर से हमको क्या करना है, जो स्टेटमेंट गलत है वो हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हमको अपोजिट करना है, जो सही है उसको टिक नहीं करना है, जो गलत है उसको टिक करना है। ये चीज़ एग्जाम में थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पहला ही स्टेटमेंट सही होगा और आप सोचेंगे कि ये सही है मतलब यही सही आंसर है, और आप इनकरेक्ट देखना भूल जाएंगे तो आपका आंसर भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। लाइन सेगमेंट PQ इज सेम एज लाइन सेगमेंट QP। लाइन सेगमेंट का मतलब क्या होता है बच्चों, कि उसकी फिक्स्ड लेंथ होती है। फिक्स्ड लेंथ होगी तो चाहे आप P से Q पे मेजर करें या आप Q से P पे मेजर करें, उसका डिस्टेंस सेम है। ये करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक। नेक्स्ट, रे PQ इज सेम एज रे QP। तो अभी कुछ देर पहले हम आपको बताया कि अगर रे PQ है इसका मतलब इसका पॉइंट ऑफ ओरिजिन क्या है, P, और रे QP है, रे अगर हमारा QP है मतलब इसका पॉइंट ऑफ ओरिजिन क्या होगा, इसका पॉइंट ऑफ ओरिजिन क्या होगा, Q। मतलब जो पहले लिखा होता है वही हमारा पॉइंट ऑफ ओरिजिन होता है, ठीक है, या इमर्जेंट पॉइंट भी इसको बोलते हैं, क्लियर। तो PQ जो है वो सेम है QP के क्या, नहीं, यानी कि ये स्टेटमेंट गलत है और यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। बाकी के स्टेटमेंट को भी डिस्कस कर लिया जाए। लाइन PQ इज सेम एज लाइन OP। लाइन PQ और OP सेम स्टेटमेंट है, सॉरी लाइन है, लाइन मतलब दोनों तरफ हम बढ़ा सकते हैं। ये बच्चों थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, हमें लग रहा है ये Q होना चाहिए था। तो लाइन PQ, ये P है और ये Q है। देखो इसकी भी कोई फिक्स लेंथ नहीं है, ये भी इनफाइनाइट तक जाएगा और इधर से मेजर करोगे तब भी इनफाइनाइट डिस्टेंस तक जाएगा। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा सही हो गया। नेक्स्ट, नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज मतलब जब ये सारे स्टेटमेंट सही होते तो नन ऑफ दीज मारते, लेकिन हमको B वाला स्टेटमेंट गलत मिल गया है तो B हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट मूव करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 सेज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्ट्यूज एंगल। प्रीवियस क्लासेस में हमने बताया था ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है। ऑब्ट्यूज एंगल 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में आने वाले जितने भी एंगल्स होते हैं उनको हम ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। तो देखिए इसमें से सिंपल है, 90 और 180 के बीच में कौन कौन से एंगल आ रहे हैं। 115 आ रहा है, 165 आ रहा है, 175 आ रहा है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्ट्यूज एंगल। नॉट मतलब वो ऑब्ट्यूज नहीं होगा। तो देखो बच्चों
ये 195 डिग्री जो है वो 180 से अधिक हो गया। और हम आपको क्या बताए थे कि 180 से 360 के आने वाले बीच में जितने भी एंगल्स होंगे वो सारे हमारे कौन से एंगल कहलाएंगे? रिफ्लेक्स एंगल। कौन से एंगल? रिफ्लेक्स एंगल। तो 195 क्या है? रिफ्लेक्स एंगल। बाकी सब ऑब्ट्यूज एंगल है। हमसे क्या पूछा था? कौन सा ऑब्ट्यूज एंगल नहीं है? हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, विच इज 195 डिग्री। क्यों? क्योंकि वो एक रिफ्लेक्स एंगल है। क्लियर? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। द एंगल हुज मेजर इज 90 डिग्री इज कॉल्ड एन। एक ऐसा एंगल जिसका मेजर 90 डिग्री होता है उसको क्या बोलते हैं? एक ऐसा एंगल जिसका मेजर 90 डिग्री होता है उसको बोलते हैं राइट एंगल। राइट एंगल यानी कि कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये तो बहुत छोटा सा था। आगे हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज क्वेश्चन नंबर 14। एन एंगल हुज मेजर इज 50 डिग्री इज एन। तो आपको बताया था 0 से लेकर के 90 डिग्री के बीच में आने वाले कोई भी एंगल हो वो सब हमारे क्या होते हैं? एक्यूट एंगल होते हैं। ठीक है। राइट एंगल क्या होता है? अभी पिछला क्वेश्चन में था राइट एंगल कितने का होता है? 90 डिग्री का। रिफ्लेक्स एंगल बताए थे बच्चों, अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में आया था। रिफ्लेक्स एंगल कितने का होता है? 180 टू 360 के बीच का होता है। एक्यूट एंगल कितने का होता है? 0 टू 90 के बीच का होता है। और ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? 90 टू 180 के बीच का होता है। तो एक्यूट एंगल है ये, क्योंकि हमारा एंगल कितना है? 50 डिग्री का है। ठीक है। Now let's move to the next question, question number 15. Question number 15 says which of the following is true? कौन सा स्टेटमेंट सही है? देखो 2-3 क्वेश्चन हम लोग किए हैं जिसमें गलत स्टेटमेंट ढूंढना था। इस बार ध्यान से देखिए, इस बार हमको कौन सा स्टेटमेंट ढूंढना है? जो सही स्टेटमेंट है उसी को टिक करना है। ये गलती मत कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा, सही पर टिक करना है कि गलत पर टिक करना है एग्जाम में। ठीक, हड़बड़ी में लोग इसको गलत कर देते हैं, आप ये गलती मत करिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 says which of the following is the true statement? कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? राइट एंगल इज ग्रेटर देन एक्यूट एंगल। ध्यान से देखिएगा, राइट एंगल कितने डिग्री का होता है बच्चों? 90 डिग्री का। एक्यूट एंगल 0 से 90 के बीच का होता है, यानी 90 नहीं होगा, 90 से कम होगा। ये स्टेटमेंट सही है। अगला स्टेटमेंट देख लेते हैं, एक्यूट एंगल कितने डिग्री का होता है? ये तो देख के गलत लग रहा है, अगर ये सही है तो ये गलत है, उसी का जस्ट अपोजिट है। राइट एंगल देखो बच्चों 90 का होता है और एक्यूट एंगल जो होता है वो 0 से 90 के बीच का होता है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा क्या है? गलत है। ये स्टेटमेंट भी गलत है। एक्यूट एंगल ऑब्ट्यूज एंगल से कभी बड़ा हो नहीं सकता, क्योंकि एक्यूट 90 से कम होता है और ऑब्ट्यूज 90 से अधिक होता है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। हमारा करेक्ट आंसर चूज करना था, इसलिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 says which of the following is not smaller than a straight angle? इन सभी में से कौन है जो स्ट्रेट एंगल से छोटा नहीं है? नॉट लिखा हुआ ना, नॉट का मतलब क्या हो गया बच्चों? स्ट्रेट एंगल से छोटा नहीं है। ठीक, तो ऑब्ट्यूज एंगल मेजरमेंट क्या होती है? ऑब्ट्यूज एंगल की मेजरमेंट क्या होगी बच्चों? ऑब्ट्यूज एंगल जो होगा वो 90 से लेकर के 180 के बीच का होगा। ठीक है। रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा? रिफ्लेक्स एंगल जो होगा वो 180 से लेकर के 360 के बीच का होगा। एक्यूट एंगल जो है वो क्या होगा? एक्यूट एंगल जो होगा वो 0 से 90 के बीच का होगा। और राइट एंगल क्या होता है? एग्जैक्टली 90 डिग्री का होता है। क्वेश्चन क्या पूछा है? स्ट्रेट एंगल से कौन छोटा नहीं है? तो देखिए स्ट्रेट एंगल कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का होता है। तो 180 डिग्री से कौन छोटा नहीं है? तो देखो बच्चों, ये जो है वो 180 से बड़ा है, ये भी 180 से छोटा है, ये भी 180 से छोटा है, ये भी 180 से छोटा है। तो 180 से जो छोटा नहीं है वो ऑब्वियसली क्या है? वो 180 से बड़ा है। तो कौन सा बड़ा है? रिफ्लेक्स एंगल। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 16। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है फाइंड द एंगल मेजर बिटवीन द हैंड्स ऑफ क्लॉक व्हेन टाइम शोज 6 PM। मतलब एक घड़ी है, घड़ी में 2 सुई होती है ना, कौन कौन सी सुई होती है? एक छोटी सी सुई होती है, एक बड़ी सी सुई होती है। छोटी वाली सुई को हम क्या बोलते हैं? आवर हैंड। और बड़ी वाली सुई को क्या बोलते हैं? मिनट हैंड। तो जब 6 बजता है बच्चों, मान लो ये एक घड़ी है, घड़ी कुछ इस तरीके की होती है, गोल टाइप की। यहाँ पे क्या लिखा होता है? यहाँ लिखा होता है 12, यहाँ लिखा होता है 1, यहाँ लिखा होता है 2, यहाँ लिखा होता है 3, यहाँ लिखा होता है 4, यहाँ लिखा होता है 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11 और यहाँ देखो हमारी होती है घड़ी की सुइयों का सेंटर। अब क्या होता है बच्चों, एक छोटी सुई होती है, वो जितना बजा होता है उस पर उसका वो होती है। जैसे यहाँ कितना बज रहा है, 6 PM, 6 बज रहा है, मतलब छोटी वाली सुई जो होगी वो 6 पे होगी और बड़ी वाली सुई जो होगी वो 12 पे होगी। अब बताओ ये कौन सा एंगल बन रहा है? ये जो बन रहा है ये कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? देखो ये दोनों मिलकर के एक सीधी लाइन बना रहे हैं और एक स्ट्रेट लाइन, मतलब एक स्ट्रेट एंगल बन रहा है। स्ट्रेट एंगल कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? और करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, विच इज 180 डिग्री। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 18। राइट द नेम ऑफ द एंगल फॉर्म्ड। फिर से देखो सेम ही क्वेश्चन है। 7:15 मतलब फिर से हमको घड़ी बनानी पड़ेगी। चलो घड़ी बना लेते हैं। ये एक घड़ी है, इस घड़ी में यहाँ बज रहा है 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ये है हमारी सुई। कितना बज रहा है? 7:15। 7:15 का मतलब छोटी वाली सुई जो होगी वो 7 के पास होगी और बड़ी वाली सुई कहाँ होगी? 3 के पास होगी। ठीक है, तो कितने डिग्री का एंगल बन रहा है वो नहीं पूछा, हमसे पूछा है कौन सा एंगल बन रहा है। कौन सा एंगल बन रहा है बच्चों, देख के बताओ तो। ऐसे देख करके आपको क्या लगता है ये कौन सा एंगल है? ये है एक ऑब्ट्यूस एंगल। देखो यहाँ तक होता, अगर ये यहाँ तक होता तो ये क्या होता बच्चों? ये एक 90 डिग्री का एंगल था। 90 से अधिक हो गया मतलब कौन सा एंगल? ऑब्ट्यूस एंगल। यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 18। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 says at which one of the following time is the angle between the hands of clock exactly one straight angle। कितने बजे एक स्ट्रेट एंगल, दोनों सुइयां जो घड़ी की हैं वो मिलकर के एक स्ट्रेट एंगल बनाएंगे। अभी 2 क्वेश्चन पहले सेम टू सेम क्वेश्चन आया था, याद करिए। एक घड़ी थी, उस घड़ी में 6 बज रहे थे। एक घड़ी थी, घड़ी में 6 बज रहे थे और 6 बजने के साथ साथ हम लोगों ने डिस्कस किया था कि उसमें एंगल भी कितने हो रहे थे। मान लेते हैं हम यहाँ पे घड़ी की सुई है तो 6 कैसे बजेगा? जब घड़ी की बड़ी वाली सुई जो होगी वो 12 पे होगी और छोटी वाली सुई जो होगी वो 6 पे होगी और ये दोनों मिल करके क्या बनाएंगे? एक स्ट्रेट एंगल बनाएंगे। स्ट्रेट एंगल का मतलब 180 डिग्री। कितने बजे स्ट्रेट एंगल बन रहा था? 6 बजे स्ट्रेट एंगल बन रहा था। मतलब ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 19। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 20 आखिरी क्वेश्चन होगा। हाउ मेनी एक्यूट एंगल्स आर देयर इनसाइड द गिवन फिगर। इस फिगर में कितने एक्यूट एंगल हैं ये आपको गिवन फिगर में, इस फिगर में देख करके बताना है। ठीक, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा। मैं चाहूँगा कि जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कर करके जाएं। प्लीज़ हमारे चैनल को अगर अभी तक लाइक नहीं किया इस वीडियो को तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कुछ अच्छा आपको देखने को मिल रहा है तो अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। क्वेश्चन एक बार हम एक्सप्लेन कर देते हैं। कह रहा है इस गिवन फिगर में टोटल नंबर ऑफ एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल कितने हैं इस क्वेश्चन में, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका सही आंसर को डिस्क्लोज करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।